नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज से हम एक नई वीडियो सीरीज चालू करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा के लिए यूनिट 7। हम देखेंगे कि यूनिट 7 में किस तरह से हमें पढ़ना है। तो यूनिट 7 की अगर बात करें तो ये बेसिकली आपका साइंस वाला पार्ट है। और साइंस वाले पार्ट में भी हम देखते हैं कि जैसे विज्ञान के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रमुख वैज्ञानिक खोजें होती हैं तथा कुछ अन्य तथ्य होते हैं जो आपका जीव विज्ञान है ना, रसायन विज्ञान जिसे आप केमिस्ट्री कहते हैं, और बायोलॉजी ये सारे कॉन्सेप्ट्स, विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत इसमें क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जैव विकास पढ़ेंगे। जैव विकास की क्या अवधारणा है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने जैव विकास की अलग अलग अवधारणाएं दी। इसमें सबसे पहला नाम आपको देखने को मिलता है लैमार्क। तो लैमार्क जो हैं एक साइंटिस्ट हैं और इन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था फिलॉसफी जूलॉजिक। तो सबसे पहले लैमार्क ने फिलॉसफी जूलॉजिक में जैव विकास के सिद्धांत दिए हैं। अब बेसिकली हम सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि जैव विकास है क्या। तो जैव विकास से आशय जैव विकास से आशय जीव जंतुओं की उत्पत्ति तथा उनकी पीढ़ियों में हुए क्रमिक परिवर्तनों के अध्ययन से है। अर्थात जैव विकास एक ऐसा कालक्रम है जिसमें जीव जंतुओं की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत रहते हैं, उनकी उत्पत्ति बताई जाती है तथा उनकी पीढ़ियों में जनरेशन टू जनरेशन में जो चेंजेस हुए हैं उन सारे चेंजेस को जैव विकास की अवधारणा के अंतर्गत हम देखते हैं। तो जैव विकास का सबसे पहले सिद्धांत लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में दिया था। जैव विज्ञान से संबंधित उस सिद्धांत को अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में कोई जिराफ है, उसकी गर्दन अगर ऊंची हो गई है तो यह उसके शरीर में हुआ एक प्रकार का शरीर में हुआ एक क्रमिक परिवर्तन है। क्योंकि जहाँ पहले वह रहता था, पहले घास होती थी, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ों के हो जाने से उसके दोनों आगे की टांगें ऊंची हो गई और उसकी गर्दन लंबी हो गई। तो लैमार्क के अनुसार जीव जंतु अपने जिस अंगों का सर्वाधिक उपयोग करते हैं वो ज़्यादा विकसित हो जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये जो जिराफ है, इस जिराफ ने जो है अपनी गर्दन का उपयोग ज़्यादा किया, जिस कारण से इसकी गर्दन जो है वो काफ़ी लंबी हो गई। अब ये इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह जिराफ कभी पहले घास वाले मैदानों में रहता होगा। अब वहाँ पर क्या है, बड़े बड़े पेड़ बन गए होंगे। बड़े बड़े पेड़ को, उनकी पत्तियों को खाने के लिए उसे अपनी 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 जो गर्दन है वो ऊपर की तरफ उठानी पड़ती होगी, जिससे उसकी गर्दन जो है वो लंबी हो गई और उसके आगे के जो दो पैर हैं वो जो है ज़्यादा बड़े हो गए। इस कारण से जो जिराफ है उसमें हमने ये देखा कि उसने अपनी गर्दन का उपयोग किया, जिससे उसकी गर्दन लंबी हो गई। दूसरा एग्जाम्पल बंदर का। तो पहले जो मनुष्य था वह बंदर हुआ करता था। अब जाहिर सी बात है, जब वो बंदर था, मनुष्य जब बंदर था तो उसके पूँछ हुआ करती थी और यह पूँछ बेसिकली उसे पेड़ में चढ़ने के लिए, मूवमेंट करने के लिए मदद प्रदान किया करती थी। तो पहले के समय में जब मनुष्य बंदर था तो उसको पूँछ हुआ करती थी। लेकिन जब ये बंदर ह्यूमन में इवॉल्व हुआ, जब यह बंदर से धीरे धीरे क्रमिक विकास में, जैसा कि हमने देखा था, लैमार्क ने बोला कि क्रमिक विकास है ना, तो क्रमिक विकास में जैसे ही ये इवॉल्व हुआ ह्यूमंस में, तो धीरे 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 इसकी पूँछ जो है वो क्या होती गई, धीरे धीरे इसकी पूँछ विलुप्त होती गई, विलुप्त होती गई, विलुप्त होती गई, और आज मनुष्य में पूँछ नहीं पाई जाती है। अब इसको कैसे समझिए, एक बीमारी होती है अपेंडिक्स। अब ये जो अपेंडिक्स बीमारी होती है ये कुछ ऐसा ही है। मनुष्य में ये पूँछ का फॉर्म थोड़ी सी बढ़ जाता है, जिसे ये ऑपरेशन के थ्रू इसे कट करके निकाल दिया जाता है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। तो इससे यह सिद्ध होता है कि बंदर ने
अपनी पूंछ का इस्तेमाल मनुष्य में इवॉल्व होने के दौरान सबसे ज़्यादा कम किया। यही कारण है कि ये जो इसकी पूंछ है वो धीरे धीरे क्या हो गई, विलुप्त हो गई। और यहीं हमने देखा था कि जिराफ ने अपनी गर्दन का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया था, तो इस कारण से इसकी गर्दन विकसित हो गई। बंदर ने अपनी पूंछ का सबसे कम प्रयोग किया मनुष्य में इवॉल्व होने के दौरान, जिसके कारण इसकी पूंछ विलुप्त हो गई। तो जिस अंग का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वह ज़्यादा विकसित हो जाता है, और जिस अंग का कम प्रयोग किया जाता है वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे लैमार्क ने अपने जैव विकास से संबंधित सिद्धांत दिए हैं, ठीक उसी प्रकार डार्विन नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी जैव विकास से संबंधित अपने सिद्धांत दिए हैं। डार्विन की जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ मतलब स्पीसीज़ की उत्पत्ति कैसे हुई, उसमें डार्विनवाद ने अपना सिद्धांत दिया है। और डार्विन के इस सिद्धांत को डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब जो डार्विनवाद है वह यह स्पष्ट करता है कि प्रकृति उसी का चयन करती है जो प्रकृति की विपरीत परिस्थितियों से लड़कर जो है आगे बढ़ता है। इसीलिए डार्विन की जो थ्योरी है उसको प्राकृतिक चयनवाद भी कहा जाता है, मतलब प्रकृति किसका चयन करती है। अब देखिए, बहुत ही आसान है। प्राकृतिक चयनवाद, कई सारी स्पीसीज जीवित रहती हैं, जन्म लेती हैं और विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत जैसे जलवायविक परिस्थितियों में उनकी जन्म के साथ ही मृत्यु हो जाती है। बाकी जो बचते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और अगर बच जाते हैं तो ठीक है, अगर विपरीत परिस्थितियों में वो नहीं बच पाते तो वो मर जाते हैं। तो इसे कहा गया, डार्विनवाद ने कहा प्राकृतिक चयनवाद। तो बेसिकली डार्विन इस बारे में बात करते हैं। अब जैव विकास से संबंधित एक और सिद्धांत है जिसे उत्परिवर्तनवाद कहा गया है। अब उत्परिवर्तनवाद का मतलब है म्यूटेशन, मतलब किसी भी जीव के अंदर कोई अचानक से कोई चेंज हो जाए और वह किसी दूसरे जीव में परिवर्तित हो जाए तो उसे उत्परिवर्तन कहा गया। अब जो ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत है, इसे प्रसिद्ध साइंटिस्ट जिनका नाम है ह्यूगो डी ब्रिज ने क्या सिद्धांत दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया। ये हमें याद रखना है। तो बेसिकली हमने देखा कि सबसे पहले हमने लैमार्क को देखा था। तो लैमार्क जो हैं, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। इनकी जो पुस्तक थी वो फिलॉसफी जूलॉजिक थी, है ना। उसी प्रकार हमने डार्विन को देखा। डार्विन ने अपना सिद्धांत दिया अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। इन्होंने प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत दिया। उसी प्रकार ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया, जिसे आप म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं, उसको दिया ह्यूगो डी ब्रिज ने। अब अर्नेस्ट हैकल नाम के एक व्यक्ति हैं। अर्नेस्ट हैकल ने जैव विकास से संबंधित पुनरावर्तन का सिद्धांत दिया। मतलब ये कहते हैं कि किसी पीढ़ी में जब बालक का जन्म होता है तो उसके जो गुण होते हैं वो किसी अपने पूर्वज की भांति होते हैं जो बूढ़ी अवस्था में रहता है। इसको पुनरावर्तन कहा, रिकप्लेशन थ्योरी कहा। तो ये जो है अर्नेस्ट हैकल का सिद्धांत है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो 4 नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आपको लैमार्क याद रखना है ना। उसके बाद डार्विन याद रखना है, और डार्विन के बाद आपको याद रखना है ह्यूगो डी ब्रिज, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत, और अर्नेस्ट हैकल जिन्होंने पुनरावर्तन के सिद्धांत को दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप इंजॉय कर रहे हो, तो मैं अगला पार्ट ज़रूर लेके आऊँगा। ये फर्स्ट पार्ट था ह्यूमन डेवलपमेंट का, जैव विकास का। हमने लैमार्क की बात करी, हमने डार्विन की बात करी, हमने ह्यूगो डी ब्रिज की बात करी। आगे हम मेंडल की बात करेंगे, वाटसन एंड क्रिक की बात करेंगे, डबल हेलिकल डीएनए के मॉडल की बात करेंगे। तो जुड़े रहिए और विचार आइए, इसको लाइक करिए।